नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 29 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करवाने में राजभवन की भूमिका नहीं। विधायक के पद से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों से जुड़े मामले पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को ये त्यागपत्र स्वीकारने चाहिए थे। कर्नाटक और मध्य प्रदेश से जुड़े 2 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय आया था कि विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत तौर पर जाकर त्यागपत्र सौंपने वाले विधायक का त्यागपत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। मैंने भी दोनों राज्यों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। राजभवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र से उपजी स्थिति को लेकर कहा कि 22 मार्च को मुझे त्यागपत्र देने से पहले तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सचिव को सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र सौंपा था। इतना ही नहीं, उसके बाद तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष को भी स्वयं त्यागपत्र सौंपा। उसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक मेरे पास आए थे। मैंने उनका त्याग पत्र लिया और विधानसभा अध्यक्ष को आगामी कार्रवाई करने के लिए भेज दिया था। जब निर्दलीय विधायक मुझसे मिले थे तो वे चाहते थे कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूं और त्यागपत्र तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि इस मामले में राजभवन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, मैंने नियमों का हवाला देते हुए इतना जरूर किया कि कर्नाटक विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़े ऐसे ही मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। उसके बाद निर्णय लेने का काम विधानसभा अध्यक्ष का था, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि पहले मुझे भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें शंका जाहिर की गई थी कि सरकार नियमों के खिलाफ कार्य करेगी। दूसरा पत्र निर्दलीय विधायकों की ओर से त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी था। मैंने दोनों पत्र पोस्टमैन की भूमिका की तरह विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए थे। उसके बाद दोनों पत्रों का उत्तर भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष को साधुवाद देता हूं। राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जिन नियमों के तहत संचालित करना चाहें कर सकते हैं। यदि निर्दलीय विधायकों को उसमें कोई त्रुटि लगती है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। यदि त्रुटि नहीं रहती है तो स्वीकार कर सकते हैं। समाचार नंबर 2, मुफ्त इलाज की 300 करोड़ देनदारी। प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीजों ने लिया था फ्री इलाज का लाभ। केंद्र की आयुष्मान भारत और प्रदेश की हिमकेयर योजना के करोड़ों रुपए का भुगतान अस्पतालों को अभी होना है। प्रदेश के 8.5 लाख परिवार इस योजना के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। भुगतान न होने की वजह से इसका असर मुफ्त में मिल रहे उपचार पर पड़ रहा है। हिमकेयर योजना का भुगतान न होने की वजह से आईजीएमसी समेत सभी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस बीच प्रदेश भर में प्रभावित मरीज लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का अंकगणित बिगाड़ सकते हैं।
हालांकि राज्य सरकार ने 31 मार्च से पहले पूरा भुगतान करने की बात कही है, लेकिन हिमकेयर में अभी भी फंड मिलने का इंतजार ही चल रहा है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में डा कर्नल धनी राम शांडिल ने प्रदेश के 283 स्वास्थ्य संस्थानों में हिमकेयर योजना लागू होने की जानकारी दी है। इनमें से 249 स्वास्थ्य संस्थानों की देनदारियां लंबित हैं। इनमें 73 निजी अस्पताल शामिल हैं। एचडीएम धीरे धीरे भुगतान की होगी व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि हिमकेयर योजना के भुगतान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में बजट जारी करने को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर कोई बड़े प्रयास नहीं किए जा सकते हैं। राज्य सरकार धीरे धीरे भुगतान की व्यवस्था करेगी और आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पीजीआई से एमओयू पर हस्ताक्षर कर प्रदेश के मरीजों को राहत पहुंचाने का भी प्रयास किया है। इसका लाभ अब मरीजों को हो रहा है। हिमकेयर, सहारा, आयुष्मान तीनों बंद। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि हिमकेयर के अलावा सहारा और आयुष्मान योजना भी बंद हो चुकी है। मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। विधानसभा में जो बातें विधानसभा में कही गई थी उन्हें भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पूर्व सरकार के गरीब मरीजों को मुफ्त उपचार के लिए 1800 बीमारियों पर काबू पाने के लिए हिमकेयर, बेसहारा के लिए सहारा योजना और केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की थी। लेकिन यह तीनों योजनाएं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ठप हो चुकी हैं। हिमाचल के मरीजों को पीजीआई में राहत। हिमकेयर योजना पर भले ही हिमाचल में अभी संकट बना हो, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से पीजीआई पहुंचने वाले मरीजों को जरूर फायदा मिल रहा है। पीजीआई में 8 मार्च से कैशलेस उपचार शुरू हो गया है और अभी तक यहां करीब 400 मरीज हिमकेयर कार्ड के माध्यम से अपना उपचार करवा चुके हैं। गौरतलब है कि पीजीआई में हिमकेयर योजना शुरू करने को लेकर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और हिमाचल सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रदेश के करीब 5000 मरीज हर साल पीजीआई में उपचार करवाने पहुंचते हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से इन मरीजों को लाभ मिलने की संभावना है। पीजीआई में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन (डीडीए) पंकज राय ने बताया कि पीजीआई में 8 मार्च से इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। इससे अब तक करीब 400 मरीजों को फायदा मिल चुका है। पीजीआई में हिमाचल से उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए यह सबसे बड़ा राहत भरा कदम है। समाचार नंबर 3। डेटिंग एप्स पर पार्टनर बनाना पड़ेगा महंगा, कई लोग हो रहे शिकार, साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डेटिंग एप्स के माध्यम से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग एप्स का अनुभव सबके लिए सही हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग डेटिंग एप्स पर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने युवाओं का सतर्क रहने की हिदायत दी है। आज इंटरनेट पर 100 से अधिक डेटिंग एप्स हैं, जहां पर लड़के लड़कियों को अपने पार्टनर की तलाश रहती है। कुछ लड़के लड़कियां तो वास्तव में पार्टनर की तलाश में ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्यार के नाम पर वेबसाइट जेंडर को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। डेटिंग एप्स पर पार्टनर बनाने को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर एडवाइजरी जारी की गई है।
उधर डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिन्होंने अपने साथी को डेटिंग ऐप्स से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इन ऐप्स से साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने युवाओं से डेटिंग ऐप्स पर अकाउंट खोलने से पहले विभिन्न बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। साइबर सेल द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी जानकारी के हर व्यक्ति से मित्रता करने से बचें। डेटिंग ऐप्स पर अगर आपकी मित्रता किसी अनजान व्यक्ति से हो जाती है तो जल्दबाजी में आकर उसके साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। इसके अलावा डेटिंग ऐप्स पर मित्रता होने के बाद अगर आपसे कोई मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो सतर्क हो जाएं। डेटिंग ऐप्स पर अगर कोई अनजान व्यक्ति मित्रता होने के बाद दुख भरी कहानी सुनाकर आपसे किसी प्रकार की डिमांड करता है तो ऐसे लोगों से बचें। समाचार नंबर 4। पहले तिरुपति का आशीर्वाद प्रचार, उसके बाद मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के लिए भरी उड़ान। हिमाचल में प्रचार से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरुपति में नतमस्तक होंगे। मुख्यमंत्री यहां से आशीर्वाद लेने के बाद प्रदेश में प्रचार का अभियान शुरू करेंगे। ऐसे में हिमाचल लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 अप्रैल से प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। अभियान में उतरने से ठीक पहले मुख्यमंत्री तिरुपति में शीश नवाने गए हैं। वह 1 अप्रैल को यहां से हिमाचल वापस आएंगे और इसके बाद लोकसभा की 4 सीटों के अलावा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस रणनीतिक तौर से काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल से चुनाव के स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा संगठन के साथ रणनीतिक चर्चा के बाद अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में हुई बैठक में स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों तक पहुंचने और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही है। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी उनके मंडी संसदीय सीट पर प्रचार की बात भी कही है। हिमाचल में लोकसभा प्रचार में जुटने से ठीक पहले मुख्यमंत्री तिरुपति में माथा टेकने गए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री 28 और 29 मार्च को हैदराबाद में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 30 मार्च को हैदराबाद से तिरुपति के लिए उड़ान भरेंगे। उनका रात्रि विश्राम तिरुपति में होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र का मिलकर दौरा करेंगे। सरकार के ओल्ड पेंशन और महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा कर दिया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरकार और संगठन तालमेल से मैदान में उतरेगा। प्रतिभा सिंह चंडीगढ़ से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा के समय भी मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले हालात को देखते हुए उन्होंने चुनाव न लड़े की बात कही थी, लेकिन चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद अब उन्होंने अपनी बात हाईकमान के सामने रख दी है। मंडी समेत सभी 4 सीटों पर हाईकमान फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि हाईकमान उन्हें जो भी आदेश देगा उसका वह पालन करेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रचार के दौर अब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम लगातार मीटिंग करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। चुनावी मैदान में उन व्यक्तियों को उतारेंगे जो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मीटिंग में सभी के सुझाव सुने गए। वो अब किस नेता को मैदान में उतारा जाना है, इसका फैसला हाईकमान करेगा।
कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटें बहुमत के साथ जीतेगी। कंगना को टिकट से भाजपा नेता भी हैरान परेशान। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के पास बड़े नेताओं की लंबी सूची थी। इसके बावजूद भाजपा ने कंगना रनौत को मैदान में उतारने का फैसला किया। इससे भाजपा के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव हैं और ऐसे में प्रचार के लिए समय मिल गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीतने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रत्याशियों की तलाश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के तालमेल से कांग्रेस लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। समाचार नंबर 5। मां ने कहा, बेटा भाजपा में चला जा, कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। स्वागत समारोह में भावुक हुए सुधीर शर्मा। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के उस समय आंसू छलक आए जब वह धर्मशाला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सुधीर अचानक भावुक हो गए जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वह बिकाऊ हैं। इस दौरान सुधीर की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि मैं दल बदलू या बिकाऊ नहीं हूं, सिर्फ जनसेवक हूं और धर्मशाला की जनता के सम्मान के लिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। जोरावर स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके पिता भी कांग्रेसी थे। मैं भी कांग्रेसी विचारधारा को मानता था, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए सबसे पहले मैंने अपनी माताजी से इस बारे में बात की तो मेरी माता ने कहा कि बेटा अब तू भाजपा में चला जा, अब कांग्रेस वैसी नहीं रही जैसी तेरे पिताजी के समय थी। भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि कौन व्यक्ति अपना विधायक का पद छोड़ सकता है, लेकिन जिन धर्मशाला के लोगों ने मुझे चुनकर विधानसभा भेजा था उनके काम नहीं हो रहे थे, तो मेरा विधायक बने रहना कोई मायने नहीं रखता था। सुधीर शर्मा ने कहा कि जहां सम्मान न मिले उस पार्टी में रहने का सवाल नहीं उठता। सुधीर शर्मा की स्वागत जनसभा से किशन कपूर दूर। सुधीर शर्मा के स्वागत के लिए रखी गई जनसभा से सांसद किशन कपूर ने दूरी बनाए रखी। कपूर एक दिन पहले ही अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। लोकसभा टिकट के लिए पैनल में नाम न भेजने से लेकर किशन कपूर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले चुनावों में प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने जनसभा से एक दिन पहले ही भाजपा छोड़ दी थी। ऐसे में भाजपा के लिए धर्मशाला आसान नहीं होगा। बिंदल का तंज, विधायकों को साथ नहीं चला पाए सीएम। भाजपा सांसद किशन कपूर, पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी और बगावती तेवरों वाले विपिन नहरिया की गैरमौजूदगी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने गुरुवार को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सुक्खू ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने विधायकों को साथ लेकर नहीं चल सके। 1.5 साल में ही 43 विधायकों की संख्या 34 रह गई। जनता के चुने हुए विधायकों के हकों को छीनने का प्रयास किया गया। डा बिंदल ने कहा कि झूठी गारंटियों के नाम पर सत्ता में आई इस सरकार का समय अब खत्म हो चुका है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि किशन कपूर, राकेश चौधरी और विपिन नहरिया की नाराजगी उपचुनाव में भाजपा पर भारी सकती है। बेशक सुधीर शर्मा के स्वागत के बहाने हाई प्रोफाइल ड्रामा जरूर हुआ, पर ग्राउंड हकीकत बिल्कुल अलग है। धर्मशाला में भाजपा के पास कई महत्वाकांक्षी चेहरे हैं जो वर्षों से पार्टी की सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस से आए नेता भी उन्हें जितवाने होंगे। समाचार नंबर 6। डेरा प्रमुख नानक मत्ता साहिब की हत्या, 2 बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां,
आरोपी फरार। पांवटा साहिब के साथ लगती सीमा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में गुरुवार सुबह बड़ी घटना घटी। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने नानक मत्ता कस्बे में कार सेवा डेरा प्रमुख नानक मत्ता साहिब बाबा तरसेम सिंह को गोली मार दी। डेरा प्रमुख को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी मंजुनाथ टीसी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे व जांच शुरू कर दी है। अभी तक हमले की वजह भी नहीं लग पाई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस जल्द हमलावरों तक पहुंच जाएगी। बाबा तरसेम सिंह सुबह 6:30 बजे के लगभग रोजाना की तरह गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद लंगर हाल के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक पर आए 2 पगड़ीधारियों ने बाबा को गोली मार दी और भाग गए। बाबा तरसेम सिंह को पेट और गर्दन पर 2 गोलियां लगी हैं। डेरे में मौजूद सेवकों ने उनको तत्काल खटीमा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसटीएफ के साथ कई पुलिस टीमें भी हमलावरों की तलाश में लगी हैं। डेरा प्रमुख की हत्या की खबर सुनते ही अस्पताल और डेरे के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बाबा की हत्या से तराई क्षेत्र में तनाव फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। सारे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। साथ ही सीमाओं में भी नाकेबंदी कर दी गई है। इस दौरान हिमाचल पुलिस द्वारा उत्तराखंड के साथ लगती पांवटा साहिब की सीमा गोबिंद घाट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही पांवटा साहिब के साथ लगती हरियाणा की सीमा पर भी पुलिस बल तैनात है। समाचार नंबर 7। एफआईआर तक सिमटी खरीद फरोख्त की जांच। आशीष शर्मा ने 2 सप्ताह बाद भी ज्वाइन नहीं की पुलिस इन्वेस्टिगेशन। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की जांच एफआईआर तक ही सिमट कर रह गई है। अभी तक न तो हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है और न ही पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पुलिस थाना बालूगंज में पेश हुए हैं। 1 अप्रैल को अदालत में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले की सुनवाई होनी है। अदालत ने दोनों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहा है, लेकिन अभी तक विधायक और पूर्व विधायक के पिता ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। बीते दिनों क्रॉस वोटिंग मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को शुक्रवार पुलिस थाना बालूगंज में पेश नहीं हुए थे। इन दोनों के वकील पुलिस थाना बालूगंज के समक्ष हाजिर हुए। वकीलों ने पुलिस को बताया कि राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस थाना बालूगंज में पहुंचे विधायक आशीष शर्मा के वकील ने उनके पेट खराब होने की दिक्कत बताई थी और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के वकील ने उन्हें बीपी की दिक्कत बताई थी। गौर रहे कि हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। राकेश शर्मा और आशीष शर्मा पर बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने और विधायकों के 5 से 7 स्टार होटलों में ठहराने की व्यवस्था की और हेलीकॉप्टर से बागी विधायकों को ले जाने में मदद करने का आरोप है। समाचार नंबर 8। भाजपा का महिला विरोधी चेहरा आया सामने। नेगी बोले, महिलाओं को दिए 1500, बीजेपी कर रही विरोध।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि प्रदान करना शुरू की है, लेकिन भाजपा नेता इस योजना को रुकवाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की परेशानियों से भलीभांति परिचित है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आम आदमी की परेशानियों को समाप्त करने के लिए मात्र 14 माह के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने भरपूर प्रयास किए हैं। जन कल्याण का एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जोड़ा गया है। राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। इससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 2,000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद उन्हें 20 से 30,000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसके तहत 90,000 के अधिक इंतकाल व 7,000 से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए। पहले किसी भी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की नीयत और नीति साफ है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए वह जनता के दर्द और उनकी कठिनाइयों को जानते हैं। इसीलिए जिन वर्गों की आवाज पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं सुनी गई, राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी हैं। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.15 लाख विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही उन्हें घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मैदान में उतरेगी और बड़ी विजय हासिल करेगी। जनबल ही वर्तमान राज्य सरकार की ताकत है और इसी ताकत से धनबल हारेगा। समाचार नंबर 9। बड़े वाहनों के लिए खुला चक्की पुल, लोगों ने ली राहत की सांस। 2.5 साल बाद ब्रिज पर दौड़ी बड़ी गाड़ी पार। हिमाचल पंजाब राज्यों को जोड़े वाला महत्वपूर्ण चक्की सड़क पुल गुरुवार से अंततः बसों व बड़े वाहनों के लिए खोल ही दिया गया। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने इस बारे में डीसी कांगड़ा व डीसी पठानकोट को पत्र लिखकर चक्की पुल को बसों के लिए खोलने के बारे में सूचना दे दी है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने इस पुल को बसों व बड़े वाहनों के लिए खोल दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पत्र में लिखा है कि बसों व अन्य बड़े वाहनों के पुल के गुजरने के बाद पुल की समीक्षा की जाएगी और 15 से 20 दिनों के बाद भारी व लोडेड ट्रक या अन्य भारी वाहन भी इस पुल से जाने आने की जानकारी दी जाएगी। यह चक्की सड़क पुल लगभग 2.5 वर्ष बाद बसों व बड़े वाहनों के लिए खुला है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आज जैसे ही इस पुल को बसों आदि के लिए खोल गया, तो इस पुल से बसों के आने जाने से रौनक बढ़ गई और बस चालकों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि चक्की सड़क पुल अगस्त 2021 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था और बाद में अन्य वाहनों के लिए तो खुला, परंतु बसों के लिए बंद था, जिससे लोगों को असुविधा हो रही थी। अब 28 मार्च को NHAI द्वारा इस पुल को बसों व बड़े वाहनों के लिए खोलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने बताया कि चक्की सड़क पुल को बसों व बड़े वाहनों के लिए खोलने के बारे में जिलाधीश कांगड़ा व पठानकोट पत्र लिखकर सूचित कर दिया है और पुल की समीक्षा के बाद इसे भारी वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। समाचार नंबर 10।
मनाली के कालू नाले में हिमस्खलन होने से दबा जेसीबी ऑपरेटर। पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते जगतसुख के कालू नाले में गुरुवार दोपहर बाद हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन से एक जेसीबी ऑपरेटर दब गया है। सूचना मिलते ही मनाली एसडीएम रमन शर्मा, डीएसपी मनाली केडी शर्मा भी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से अब बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी के ऊपर से अचानक भारी मात्रा में हिमस्खलन नाले में जा गिरा, जिसके चलते जेसीबी ऑपरेटर दब गया है। रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जल्द ही बर्फ में दबे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाएगा। जेसीबी ऑपरेटर की पहचान राजेश कुमार निवासी मोच तहसील दरीणी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है और उसकी तलाश जारी है। समाचार नंबर 11। यहाँ बागियों का स्वागत, वहाँ अपने ही घर में बगावत। केएल ठाकुर की एंट्री के बाद से नालागढ़ भाजपा में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधायक लखविंद्र राणा खुले तौर पर केएल ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यही वजह रही कि गुरुवार को केएल ठाकुर के स्वागत समारोह से लखविंद्र राणा समेत मंडल भाजपा ने किनारा कर लिया। केएल ठाकुर की एंट्री के खिलाफ मुखर हुए लखविंद्र राणा को शांत करने के लिए बीते दिनों भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने प्रयास किए थे, लेकिन राणा का न गुस्सा शांत हुआ, न तेवर कम हुए। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनावों में वोटिंग के बाद से निर्दलीय केएल ठाकुर भाजपा के संग है। भाजपा ने पुराने सिपाही केएल ठाकुर को बाकायदा पार्टी में वापसी करवाने के साथ साथ आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। केएल ठाकुर के भाजपा में आने के साथ ही पूर्व प्रत्याशी लखविंद्र राणा समेत नालागढ़ भाजपा मंडल असहज हो उठा है। गुरुवार को केएल ठाकुर के स्वागत में आयोजित समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन लखविंद्र राणा, भाजपा मंडल व राणा समर्थकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। नालागढ़ भाजपा में मचे इस घमासान के आने वाले दिनों में बढ़े के पूरे आसार हैं। राणा कह चुके हैं कि भाजपा का यह निर्णय किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लखविंद्र राणा बीजेपी का साथ देंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से लखविंद्र राणा के कार्यक्रम में न आने के सवाल पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राणा पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि लखविंद्र राणा से बात करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब 4 जून को लोकसभा और हिमाचल के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। नालागढ़ में भाजपा नेता केएल ठाकुर के स्वागत समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के बारे में नहीं थी कोई जानकारी। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर लाल ठाकुर ने कहा कि हमें कार्यक्रम की सूचना ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वैसे भी मुझे व मंडल के कई पदाधिकारियों को धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में वहां जाना संभव नहीं था। स्वागत समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। पूर्व विधायक लखविंद्र राणा ने कहा कि केएल ठाकुर के स्वागत समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी का केएल ठाकुर को भाजपा में लेने का निर्णय घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि केएल ठाकुर की वापसी के लिए न तो मेरी और न ही कार्यकर्ताओं की सहमति ली गई। भाजपा का निर्णय कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भावनाओं के खिलाफ है और इस निर्णय से वह उनके समर्थक बहुत आहत है। लखविंद्र राणा ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं व समर्थकों की सहमति अनुसार ही अगला कदम उठाएंगे। सारी जिंदगी जिन्हें कोसते रहे, आज उन्हीं का किया स्वागत।
भाजपा ने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिल पर पत्थर रख फूलों संग किया नए सदस्यों का वेलकम। अपने होठों पर तबस्सुम को सजाए बैठे हैं। जख्म गहरे हैं मगर छिपाए बैठे हैं। एक शायर की लिखी ये पंक्तियां इतना समझाने के लिए काफी हैं कि दिल न चाहे भी तो कई बार चलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मंजर गुरुवार को जिला हमीरपुर में उस वक्त देखने को मिला जब कांग्रेस से बागी होकर भाजपा ज्वाइन करने वाले 2 पूर्व विधायक और एक निर्दलीय विधायक का स्वागत करने के लिए भाजपा के आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता फूलों की मालाएं हाथ में लिए खड़े नजर आए। भाजपा के वे नेता उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए जो कभी अपने प्रेस बयानों तो कभी जनसभाओं में उनका चीरहरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा करते थे। इन स्वागत समारोहों से एक संदेश यह भी गया कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हाईकमान के आदेश यहां सर्वोपरि होते हैं और सबको मानने पड़ते हैं। गुरुवार को सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के एक्स एमएलए इंद्रदत्त लखनपाल और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा जैसे ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे तो तीनों मंडलों के अध्यक्षों प्रो विक्रम राणा, जसवीर पटियाल व आदर्शकांत से लेकर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों सिकंदर कुमार, राकेश जम्वाल व विक्रम ठाकुर समेत काफी संख्या में भाजपा वर्कर्स ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तीनों नेताओं के समर्थक जो कि पूर्व में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे हैं वे भी मौजूद रहे। इन स्वागत कार्यक्रमों के दौरान फिलहाल राजेंद्र राणा के अलावा किसी का खुलकर विरोध नहीं हुआ। राजेंद्र राणा का विरोध करने वाले भी कांग्रेस के कुछ लोग अणु चौक पर ही नजर आए। यहां राणा को काले झंडे दिखाए गए। उधर इन नेताओं के स्वागत कार्यक्रमों में भाजपाइयों की वो फौज खड़ी थी जिनके निशाने पर हमेशा ये तीनों कभी रहा करते थे। तीनों विस क्षेत्रों में हुई जनसभाओं में मंडल अध्यक्षों से लेकर सभी भाजपा नेताओं ने बारी बारी से अपने संबोधन में उपचुनाव में सबसे उनका समर्थन करने की अपील भी की। कांग्रेस नेताओं ने राणा को दिखाए काले झंडे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हमीरपुर के 3 पूर्व विधायक गुरुवार को अपने अपने गृह क्षेत्रों में पहुंचे। तीनों कार्यक्रमों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बड़सर और हमीरपुर में तो स्वागत कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो गए, लेकिन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वागत कार्यक्रम से पूर्व बवाल हो गया। दरअसल राजेंद्र राणा का स्वागत कार्यक्रम अणु चौक से आगे एनआईटी गेट के पास रखा गया था, जहां से यह विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के करीब जैसे ही राजेंद्र राणा का काफिला अणु चौक से निकला तो वहां सड़क किनारे कॉलेज गेट की दीवार के पास अचानक कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के पदाधिकारी आ पहुंचे और राजेंद्र राणा के काफिले को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। इस दौरान राजेंद्र राणा के खिलाफ सबने जमकर नारेबाजी की। अचानक उस तनावपूर्ण माहौल में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भीड़ से निकलकर राणा की गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस जवानों ने उसे रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। समाचार नंबर 12। शराब की 982 बोतलें बरामद। पामवटा साहिब के माजरा में पुलिस ने एक घर में पकड़ी खेप। पामवटा साहिब के माजरा थाने की पुलिस टीम ने एसडीपीओ पामवटा आईपीएस अदिति सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर शराब बेचने का धंधा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गश्त के दौरान पवन पुत्र मोहन लाल निवासी कोलर के घर से 61 पेटी देसी शराब, 10 पेटी रॉयल स्टैग, 8 पेटी इंपीरियल ब्लू और 3 पेटी बियर ट्यूबर कुल 982 बोतलें बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। माजरा पुलिस थाने के प्रभारी प्रताप सिंह को सूचना मिली कि पवन पुत्र मोहन लाल अपने घर पर अवैध शराब बेचने का धंधा करता है।
इस दौरान पुलिस टीम ने पवन के घर की तलाशी ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीपीओ आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा एक घर से 982 बोतलें देसी अंग्रेजी शराब की बरामद कर पवन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। समाचार नंबर 13। गगरेट में थमता दिख रहा तूफान, कुटलैहड़ में कार्यकर्ता नहीं शांत। कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा उपचुनावों में भाजपा टिकट दिए जाने से उत्पन्न रोष के स्वर ऊना जिला में भी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। गगरेट से भाजपा प्रत्याशी घोषित किए चैतन्य शर्मा को कांग्रेस के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं कुटलैहड़ में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर व उनके समर्थक भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की नाराजगी परेशानी का सबब बनी हुई है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा गुरुवार को टिकट मिलने के बाद पहली दफा अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत भंजाल में अभिनंदन समारोह में पहुंचे। चैतन्य शर्मा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबअंदौरा रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन इसकी भनक पहले ही लगने के कारण चैतन्य शर्मा अंबअंदौरा रेलवे स्टेशन के स्थान पर नंगल रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए तथा सड़क मार्ग से भंजाल पहुंचे। दूसरी तरफ अंबअंदौरा रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के जिला प्रधान रंजीत राणा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस गगरेट के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे फहराकर चैतन्य शर्मा का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चैतन्य शर्मा का पुतला भी फूंका। दूसरी तरफ गगरेट से 2022 में भाजपा टिकट पर लड़ चुके पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने चैतन्य शर्मा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया तथा भंजाल रैली में उपस्थिति भी दर्ज करवाई। देवेंद्र भुट्टो के कार्यक्रम से फिर दूर रहे वीरेंद्र कंवर। कुटलैहड़ में अभी भी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है। यहां से कांग्रेस बागी देवेंद्र भुट्टो को विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने से रुष्ट पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर अभी भी नाराज चल रहे हैं। उनके साथ ही कुटलैहड़ भाजपा मंडल ने भी हाईकमान के निर्णय से असहमति जताते हुए गुरुवार को भुट्टो के दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया। देवेंद्र भुट्टो ने ऊना जिला भाजपा कार्यालय में कुटलैहड़ के निचले क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक मंडल भाजपा के बैनर तले आयोजित की थी। इसमें ऊना सदर विस क्षेत्र से विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे, लेकिन बैठक से कुटलैहड़ से 5 बार भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दूरी बनाए रखी। वहीं कुटलैहड़ भाजपा मंडल के अध्यक्ष चरणजीत शर्मा, महामंत्री मास्टर रमेश सहित विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी बैठक से नदारद रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कुटलैहड़ के कार्यकर्ताओं को जरूर पार्टी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया। समाचार नंबर 14। मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजस्व अदालतें। हिमाचल में हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के अलावा अब राजस्व अदालतें भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करेंगी। इस बारे में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, सभी मंडल आयुक्त, बंदोबस्त अधिकारियों, जिलाधीशों, एसडीएम तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को लिखित आदेश जारी हुए हैं। कुलदीप सिंह बनाम हिमाचल सरकार केस में कोर्ट से आई हिदायत के बाद राज्य सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। मुख्य सचिव ने अपने आदेशों में कहा है कि राजस्व अधिकारी अब अन्य प्रशासनिक कार्यों के बहाने रेवेन्यू कोर्ट का काम नहीं रोकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2023 में किए गए प्रावधानों के अनुसार रेवेन्यू मामलों की सुनवाई होगी। इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने राजस्व मामलों की सुनवाई की अवधि तय की थी। इस अवधि का पालन सबको करना होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन राजस्व अदालत लगे और गैर जरूरी स्थगन से परहेज किया जाए। इसके साथ ही एक आदेश यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट पिटिशन 360/2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजस्व अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए। वित्त आयुक्त, अपील मंडल आयुक्त और सेटलमेंट अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां दूरदराज के क्षेत्र से लोगों का हर सुनवाई में आना संभव न हो, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जोड़ा जाए, ताकि केस में फैसला देने में ज्यादा समय नहीं लगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करने के लिए प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर महीने की आखिरी तारीख को लगती है लोक अदालतें। राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए पहले ही हर महीने की आखिरी तारीख को लोक अदालतों का आयोजन करती है। इसके बावजूद कुलदीप सिंह बनाम हिमाचल सरकार के मामले में कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही को इंगित किया है। इसी कारण मुख्य सचिव को कोर्ट के निर्देशों के बाद ये निर्देश जारी करने पड़े। समाचार नंबर 15। देश में अघोषित आपातकाल, जांच एजेंसियों का हो रहा है खुलकर दुरुपयोग। रोहित ठाकुर। संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना हुई है, जिसे चाहे जेल में डाल दो। जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव बॉन्ड भाजपा का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। रोहित ठाकुर ने आज यहां पार्टी जिलाध्यक्षों एवं अग्रणी संगठनों से प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा है कि शिमला संसदीय सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रमुख गढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला अध्यक्षों एवं अग्रणी संगठनों के प्रमुखों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र के भाजपा सांसद अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता से बहुत दूर रहे। लोग उनकी शक्ल तक भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के समय वह जनता के बीच जाकर अपने को लोगों से वोट देने की दुहाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के इस कार्यकाल में उनका इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई भी योगदान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष एवं अग्रणी संगठन पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी ब्लॉकों के दौरे कर बूथ एवं बीएलओ के साथ सीधा संपर्क रखना होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अग्रणी संगठनों के सभी प्रमुखों और पदाधिकारियों को भी पूरे तालमेल से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार के 1 साल की उपलब्धियां एवं कर्मचारियों को ओपीएस के साथ महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को सरकार ने पूरा किया है और इन्हीं बातों को लेकर पार्टी को जनता के बीच जाना होगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हम सबकी एक परीक्षा है, जिसमें हमें हर हाल में सफल होना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भाजपा की देन है। सत्ता की लालसा के कारण भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है।
भाजपा को इन चुनावों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की 4 और विधानसभा की सभी सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी। लोग भाजपा का असली चेहरा जान व देख चुके हैं, उन्हें इन चुनावों में करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। समाचार नंबर 16। हिमाचल प्रदेश समेत इन राज्यों में 2 दिन होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन 29 से 30 मार्च को मौसम करवट लेगा। इस दौरान इन राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम यह बदलाव एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आना वाला है। वहीं मौसम विभाग ने 29 और 30 मार्च के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में अगले 2 दिन ओलावृष्टि होगी। इसी के साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 30 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम बदलेगा और बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत में मौसम के इस बदलाव से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं किसानों के लिए बारिश जहां राहत लेकर आएगी, तो वहीं बागबानों के लिए ओलावृष्टि चिंता बढ़ा सकती है। बता दें कि इन दिनों फलदार पौधों पर फल आने लगे हैं, ऐसे ओलावृष्टि नुकसानदायक होगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।